हाय स्टूडेंट, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं 10वीं मैथ की वीडियो अपलोड करता हूं। तो लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने वो चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 9 हमें पढ़ना नहीं है। इसके बाद चैप्टर 10 की ओर चलते हैं डायरेक्टली, क्योंकि चैप्टर 9 जो है इस वर्ष हटा दिया गया है। तो चैप्टर 9 नहीं पढ़ेंगे। उसमें जो त्रिकोणमिति था, त्रिकोणमिति का प्रयोग थे। और अब चैप्टर 8 के बाद सीधे चैप्टर 10 पर चलना। तो चैप्टर 10 में जो है हमारे व्रत है, ठीक है। चैप्टर 10, ठीक है। इसमें क्या है? व्रत। तो व्रत के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। इस टाइप के होते हैं, गोल गोल, ठीक है। तो ये होते व्रत, ठीक है। और यहाँ केंद्र समझ लो, ठीक है। तो ये होती व्रत की परिधि। क्या होती है? व्रत की परिधि। ये क्या होता है? व्रत का केंद्र। क्या होता है? केंद्र होता है ये, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी। केंद्र से लेकर जो परिधि तक के बीच की दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? व्रत की त्रिज्या बोलते हैं। तो ये क्या कहलाएगी? व्रत की त्रिज्या। क्या कहलाएगी? त्रिज्या। ओके, समझ गए होंगे। और ये हो गई त्रिज्या, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। फिर इसके बाद ये जो रेखा खींची है ये क्या कहलाती? ये कहलाती व्रत की जीवा। क्या कहलाती? व्रत की जीवा। फिर इसके बाद है व्यास, ठीक है। इसके बाद क्या है? व्यास। तो व्यास क्या होता है? व्यास व्रत की वह जीवा होती है जो केंद्र से होकर जाती है। व्यास व्रत की वह जीवा होती है जो केंद्र से होकर जाती है। तो केंद्र से होकर जाने वाली जितनी भी जीवाएं होंगी वे सभी व्रत का व्यास कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का व्रत का व्यास। क्या क्या हो गया? व्रत का व्यास, ठीक है। तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि ये व्रत का व्यास हो गया। और जो केंद्र से होकर नहीं जाती हैं वे सिर्फ जीवाएं ही कहलाती हैं, ठीक है। जो केंद्र से होकर नहीं जाती हैं वो सिर्फ जीवाएं कहलाती हैं। जो केंद्र से होकर चली जाती हैं वो व्यास कहलाती हैं, ठीक है। और जो व्यास है व्रत की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। जो व्यास है वो क्या होती है? व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें आप लोग तो जान ही गए, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। जो ये लाइन खींची है केंद्र से बस होकर नहीं जाती तो समझ लो कि वो जीवा है, एक साइड से दूसरी साइड तक, ठीक है। और ये जो बीच के बीच होता है वो केंद्र होता है, जहां पर हम ये व्रत खींचते हैं रख कर, ठीक है। और ये होती है परिधि और ये होता पूरा व्यास। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा व्यास होता है, ठीक है। आगे इतना समझ में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें जो है व्रत की स्पर्श रेखा के बारे में दिया गया है। तो चलिए व्रत की स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ते हैं। तो इतना तो आप लोग जान ही गए होंगे। चलिए देखते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होती है। तो जो व्रत की स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा, नाम ही से पता चलता है स्पर्श यानी कि उसको टच करती हुई, ठीक है। तो स्पर्श रेखा खींचा कोई भी हम जैसे व्रत की, तो ये खींचती हमने तो ये क्या हो जाएगी? व्रत की स्पर्श रेखा हो जाएगी। इसको जैसे PQ नाम दे दिया जाए तो ये व्रत की क्या हो गई? स्पर्श रेखा, क्योंकि सिर्फ व्रत को यहाँ पर स्पर्श बस करती है एक बिंदु पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? व्रत की स्पर्श रेखा। और जो इनका उभयनिष्ठ बिंदु होता है इस रेखा का और व्रत की परिधि का, जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं उसको? स्पर्श बिंदु, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना। और इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, जो PQ है, ठीक है। PQ स्पर्श रेखा है। इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं, ओके। इसको क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु, ठीक है। आप लोग समझते जाना। और जो ये स्पर्श रेखा खींची है तो अब इस पर जो व्रत पर ना बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए आप लोग, एक साइड से ऐसी खींच दी और इसको स्पर्श बस कराती हुई ऐसी ऐसी बहुत सारी खींच सकते हैं हम लोग। तो बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता है कि व्रत पर जो परिधि पर जो बिंदु होते हैं वो अनंत बिंदु होते हैं। जितने बिंदु होते हैं उतनी ही हम रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो अनंत बिंदु है तो अनंत रेखाएं भी खींची जा सकती हैं व्रत पर, ठीक है। स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इस टाइप से हम खींच सकते हैं। लेकिन जो एक बिंदु से होगी तो एक ही रेखा होगी, ओके।
तो इतना समझते जाना। और आप लोग ध्यान रखना कि ये कोई रेखा है, ये समझ लो कोई रेखा है, तो ये वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, ठीक है, या प्रतिच्छेद करती है सीधी सीधी, ये समझ लो आर एस, ठीक है, आर एस ये रेखा है, तो ये दो बिंदुओं को वृत्त को सीधे सीधे परिच्छेद कर रही है, तो ये परिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कहलाएगी क्या, छेदक रेखा। वृत्त की क्या कहलाएगी, ये वाली कहलाएगी छेदक रेखा, छेदक रेखा, ठीक है, इतना समझ जाना। ये कहलाएगी क्या, छेदक रेखा, और ये कहलाएगी वृत्त के स्पर्श, क्योंकि वृत्त को सिर्फ स्पर्श कर रही है, ठीक है, और ये छेदक रेखा कहलाएगी क्योंकि ये वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे, जो दो बिंदुओं पर काटती है रेखा वही छेदक रेखा कहलाती है, ठीक है, और ये स्पर्श रेखा हो गई। चलिए आगे चलते हैं इसमें। तो पहली प्रश्नावली की ओर चलते हैं अब डायरेक्टली। तो जो फर्स्ट प्रश्नावली है, इतना याद रखना, एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले नंबर ये है फर्स्ट क्वेश्चन 10.1, ये एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, तो जो पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो अभी अभी हम आपको एग्जाम्पल बता चुके हैं कि एक वृत्त पर कितनी खींची जा सकती हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इस टाइप से स्पर्श करती हुई, ठीक है, इस टाइप से अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। आगे समझ में। तो इसका जो पहले वाले का आंसर होगा तो वो क्या लिख देंगे, अनंत। कितना लिख देंगे, अनंत, या अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अपरिमित रूप से अनेक हो सकती हैं, ठीक है। तो चलिए ये पहले वाले का आंसर हो गया। चलिए दूसरे वाले में है, दूसरे वाले का क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त स्थान भरना है, तो चलिए रिक्त स्थान भरते हैं। तो जो पहला है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट डॉट बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो जो स्पर्श रेखा होती है वृत्त की, सिर्फ वृत्त के एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, प्रतिच्छेद करती है एक ही बिंदु पर, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर होगा पहले वाले का, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, 2 का फर्स्ट नंबर का आंसर होगा, वो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा इसमें सिर्फ एक ही बिंदु पर, एक बिंदु पर, ठीक है, एक बिंदु पर, ठीक है। तो हाँ, जो सेकंड है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहेंगे, देखिए आप लोग ही बता देंगे। तो ये वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही, तो ये कौन सी रेखा है, ये है छेदक रेखा, ठीक है, ये कौन सी है, छेदक रेखा। तो दूसरे वाले का आंसर क्या होगा, छेदक रेखा, ठीक है। तो ये दूसरे वाले का आंसर हो गया। चलिए तीसरा वाला जो है, एक वृत्त की डॉट डॉट समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं, चलिए आप लोग देखते हैं। तो आप देखिए कि एक ये हमने रेखा खींच दी, इसके समांतर एक रेखा हमने ये खींच दी। अब यदि इन दोनों रेखाओं के समांतर कोई रेखा खींचते हैं, तो ये वृत्त के बाहर खिंच जाती या वृत्त के अंदर से खिंच जाती है, तो यानी कि वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं होती है, ठीक है। तो सिर्फ स्पर्श रेखा कौन कौन सी हो गई, एक ये हो गई और दूसरी ये हो गई, तो ये दूसरी के समांतर है, स्पर्श रेखा है, और बाकी ये छेदक रेखा बन जाती है, और ये ना तो वृत्त को स्पर्श करती है, ना वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श, ठीक है। तो आ गया समझ में। तो कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं, सिर्फ दो ही समांतर रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें चलिए आंसर क्या होगा हमारा, 2, ठीक है। तो वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो इसमें 2 होगा। चलिए तीसरे वाले का जो आंसर होगा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, जो वृत्त में भी होता है और रेखा में भी होता है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, ठीक है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। तो जो कॉमन पॉइंट जो होता है यहाँ पर, यहाँ समझ लो कि यहाँ स्पर्श कर रहा है वृत्त को, तो ये कॉमन पॉइंट जो होता है किसका, रेखा का और वृत्त पर, ठीक है,
वृत्त का, तो ये क्या कहलाता है, आप लोगों को बता चुके हैं, ये कहलाता है स्पर्श बिंदु। क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा, तीसरा हो गया, चौथे का आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा, स्पर्श बिंदु होगा, स्पर्श बिंदु। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 5 सेंटीमीटर, इसके पहले एक थ्योरम भी थी हमारे में 10.1, तो जो उसमें स्टेटमेंट था प्रमेय का, तो पहले उसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए पहले नंबर थ्योरम को करते हैं थोड़ा सा। तो जो थ्योरम है हमारी, ठीक है, थ्योरम का जो स्टेटमेंट है अभी आप लोगों को बता रहे, ये कोई वृत्त है और ये स्पर्श रेखा खींची हुई है, ये स्पर्श बिंदु है, ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या। तो चलिए इसको देखते हैं। तो PQO, ठीक है, तो जो थ्योरम दी गई है 10 पॉइंट कितनी है, 10.1 है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, समझना जरूरी है। 10.1 थ्योरम है, जिसमें जो थ्योरम में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, तो थ्योरम कह रही है कि वृत्त पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये वाली, तो ये स्पर्श रेखा जो होती है, ठीक है, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर, स्पर्श बिंदु ये है, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। लंब यानी कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। और कहने का मतलब है जो थ्योरम का एंगल PQO इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इतना आप लोगों को याद रखना है। या कह सकते हैं किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, ओके, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, तो चलिए इसको आगे करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, लंब होती है मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा जहाँ से ये स्पर्श रेखा खींची जाएगी। जहाँ कहीं से भी खींच लो ये स्पर्श रेखा है, तो यहाँ जो स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या होगी, ये एक दूसरे के लंबवत ही होंगी। ठीक है, तो ये थी हमारी थ्योरम। तो हम आगे चलते हैं। तो थ्योरम के आगे आप लोग स्टेटमेंट थोड़ा सा याद कर लीजिएगा।